कहानी की शुरुआत साल 1942 से होती है, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ये वो समय था जब दुनिया जर्मनी और अलाइज के बीच बढ़ चुकी थी, जबकि अटलांटिक ओशियन इस युद्ध का सबसे खतरनाक मैदान बन चुका था। यहाँ हर तरफ दुश्मन छिपा हुआ है। जर्मन यू बोट्स अटलांटिक ओशियन से होकर गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाती हैं। अगर ये यू बोट्स अलाइज की सप्लाई लाइन काट दें तो हजारों लोग, हथियार और दवाइयाँ नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए अलाइज ने एक बड़ा कॉन्वे भेजा, जिसमें कई मर्चेंट जहाज और हर जहाज में बहुत सारा सामान भरा हुआ है। लेकिन इस कॉन्वे को सुरक्षित बचाना आसान नहीं है। फिर हम नेवी ऑफिसर कमांडर अर्नेस्ट क्रॉस से मिलते हैं, जो कि यूएसएस किलिंग जहाज यानी कि ग्रे हाउंड के कमांडर हैं, और सरकार द्वारा उन्हें इस जिम्मेदारी को सौंपा जाता है। उनका काम है पूरे कॉन्वे को सुरक्षित इंग्लैंड तक पहुंचाना। क्रॉस सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अनुशासन, साहस और आस्था के साथ अपने मिशन पर खड़े रहते हैं। ये उनका पहला युद्ध मिशन है और उनका हर निर्णय सैकड़ों जहाज़ों और हजारों लोगों की जान पर असर डाल सकता है। इसीलिए क्रॉस को सिर्फ अपने जहाज की चिंता नहीं, बल्कि हर एक जवान, हर एक जहाज और हर एक जीवन की परवाह है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें क्रॉस के निजी जीवन की कहानी दिखाई जाती है, जहां वह इस मिशन पर आने से पहले ईवी नाम की एक महिला से मिलते हैं और ये क्रिसमस की शाम होती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ईवी क्रॉस के लिए जूते गिफ्ट करती हैं। हालांकि क्रॉस चाहते थे कि इस मिशन पर ईवी भी साथ चलें, ताकि वह उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकें, लेकिन ईवी इंतजार करना पसंद करती हैं। अब कहानी एक बार फिर वर्तमान में वापस आती है और हम देखते हैं कि कॉन्वे अटलांटिक में प्रवेश कर चुका है। सभी को एहसास होता है कि असली खतरा अब उनके सामने है, क्योंकि कॉन्वे ब्लैक पिट नाम के इलाके में प्रवेश करने वाला है। दरअसल ब्लैक पिट वो इलाका है जहां कोई भी एयर सपोर्ट नहीं पहुंच सकती, यानी आसमान से कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि आसपास कोई एयरबेस मौजूद नहीं होता। जब जहाज अकेला पड़ जाता है तो हमला करने का यही मौका जर्मन यू बोट्स को मिलता है। हालांकि क्रॉस और उनका क्रू जानते हैं कि ब्लैक पिट में घुसते ही हर दिशा से खतरा हो सकता है। इस जगह मौत हर पल बेहद करीब होती है। हालांकि ये पूरा कॉन्वे 3 डिस्ट्रॉयर जहाज़ों से सुरक्षित होता है, जिनका नाम डिस्ट्रॉयर ईगल, डिस्ट्रॉयर हैरी और डिस्ट्रॉयर ग्रेहाउंड है। पहले दिन सब कुछ शांत और नियंत्रित लगता है। सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने स्टेशन पर तैनात होते हैं। तभी कमांडर क्रॉस के लिए ईगल जहाज से सिग्नल मिलता है और पता चलता है कि उनके आसपास यू बोट्स हैं, जबकि कुछ जहाज रास्ते से भटक रहे हैं। जिसके बाद कैप्टन पूरे जहाज को सावधान करते हैं और सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो जाते हैं। तभी सोनार पर इन्हें हल्की सी हलचल दिखाई पड़ती है और कैप्टन तुरंत सोनार ऑपरेटर को अपना ध्यान स्क्रीन से गड़ाए रखने के ऑर्डर्स देते हैं। सबको लगता है कि ये उनका पहला असली मुकाबला हो सकता है। धीरे धीरे सिग्नल साफ हो जाता है कि एक सबमरीन तेजी से कॉन्वे की ओर बढ़ रही है। ग्रेहाउंड इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी दिशा बदलता है और डेप्थ चार्जेस तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जर्मन सबमरीन बार बार रडार सिस्टम से गायब हो जाती और जहाज को चकमा देकर नीचे से भागने की कोशिश करती है। तभी कप्तान हमला करने के ऑर्डर्स देते हैं और बड़े बड़े बॉम्ब्स पानी में फेंक दिए जाते हैं। अगले ही पल धमाकों की गूंज सुनाई देती है और कुछ ही देर बाद पानी के अंदर से तेल और मलबा ऊपर आ जाता है, जो सबूत होता है कि जर्मन सबमरीन डूब चुकी है। और अपना पहला शिकार करने के बाद पूरा क्रू खुशी से झूम उठता है, लेकिन क्रॉस के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती। वो जानते हैं कि ये बस शुरुआत है, असली खतरा तो अभी बाकी है। फिर कैप्टन जहाज को वापस कॉन्वे के पास ले चलने के ऑर्डर्स देते हैं, लेकिन तभी इन्हें खबर मिलती है कि एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ है। जब कैप्टन दूरबीन से देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक ग्रीक जहाज है जो डूबने वाला है। हालांकि एक यूएस जहाज को मदद के लिए भेज दिया जाता है और वे 42 लोगों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी कैप्टन देखते हैं कि जर्मन्स ने इनके जहाज पर भी टॉर्पीडो दाग दी है, जो तेजी से इनकी ही तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन कैप्टन जहाज की दिशा बदलकर इस हमले को नाकाम कर देते हैं। तभी रेडियो से 6 सबमरीन के देखे जाने की खबर मिलती है, जिनमें से 5 काफिले के आगे और 1 पीछे होती है, जो कि समय समय पर ताजी हवा लेने के लिए ऊपर आती हैं। अब चूंकि सभी सबमरीन अलग अलग दिशा में होती हैं और एक साथ उन्हें टारगेट कर पाना बेहद मुश्किल काम है,
कैप्टन जानते हैं कि ये जर्मन पनडुब्बियां एक साथ झुंड में हमला करने वाली हैं और रात होने का इंतजार कर रही हैं ताकि कुछ दिखाई ना दे। तभी इन्हें एक सबमरीन के ऊपर आने के सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन इस जगह ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि मशीन गन्स जमने लगती हैं और जहाज का रडार सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, जिसे रीसेट करके ठीक करने में 2 घंटे लग सकते हैं और इतना समय इन लोगों के पास नहीं होता, जिसके कारण दुश्मन की सटीक दूरी पता कर पाना इनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। ये लोग सबमरीन पर फायरिंग करके डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वह पानी के नीचे चली जाती है। अब जैसे ही रात होती है तो इन्हें एक जहाज से डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, जिस पर गोलीबारी होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद कैप्टन फिर से एक्शन में आ जाते हैं और पनडुब्बी पर ओपन फायरिंग की जाने लगती है। लेकिन इनके बीच एक मर्चेंट शिप आ जाने से फायरिंग रोकनी पड़ती है और दोनों जहाज आपस में भिड़ने से बाल बाल बचते हैं। तभी जर्मन्स फिर से एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाकर हमला कर देते हैं, जो आग की लपटों से जलते हुए डूबने लगता है। कैप्टन जैसे ही सबमरीन पर हमला करने के ऑर्डर्स देते हैं तो वह फिर से पानी के नीचे जाकर गायब हो जाती है। तभी इन्हें सोनार पर कई प्रोपेलर होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद ग्रेहाउंड द्वारा फिर से हमला किया जाता है, लेकिन इन्हें फंसाए रखने के लिए ये जर्मन्स की एक चाल होती है, जबकि सबमरीन वहां से जा चुकी थी। बाद में पता चलता है कि इस डिवाइस को पिल थ्रोअर कहा जाता है। ये आइस बॉक्स के आकार का होता है जो किसी तरह की गैस छोड़ता है। जर्मन्स इसे पानी में डाल देते हैं ताकि सोनार ऑपरेटर को भ्रम में डाल सकें। तभी जिस टैंकर जहाज में आग लगी थी उसमें ब्लास्ट हो जाने से पूरा जहाज तबाह हो जाता है। कैप्टन देखते हैं कि कुछ आदमी पानी में कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी इन्हें दूसरे जहाज़ों पर हमला होने की खबर मिलती है, जो कि जल्द से जल्द मदद मांग रहे होते हैं। अब क्रॉस को कठोर फैसला लेना पड़ता है और वो मर्चेंट शिप्स को बचाने की बजाय डूबते हुए लोगों को बचाने का फैसला लेते हैं और 4 लोगों की जान बचा ली जाती है। लेकिन इन्हें फिर से एक जहाज से डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, जिस पर जर्मन्स हमला कर देते हैं। ये एक अमेरिकन आपूर्ति जहाज होता है जो डूबने वाला था। ये देखकर कैप्टन बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि जर्मन्स एक एक करके जहाज़ों को नष्ट कर रहे थे। तभी रेडियो पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जर्मन पनडुब्बी ग्रे वुल्फ से आ रही थी। दुश्मन इन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। वह लाउड स्पीकर से कहता है कि ग्रेहाउंड, हम तुम्हारे कई जहाज़ों को डुबो चुके हैं और आगे और भी डुबोएंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। ये सुनकर क्रू सहम जाता है, लेकिन क्रॉस शांत रहते हैं। वो क्रू को फोकस रहने के लिए कहते हैं और उनका फेथ और कॉन्फिडेंस ही क्रू को डर से बाहर निकालता है। हालांकि ग्रेहाउंड के लिए अच्छी बात ये थी कि इनका रडार सिस्टम फिर से काम करने लगा था और अब ये लोग दुश्मन की ठीक दूरी और दिशा का पता लगा सकते थे। अब जैसे ही सबमरीन ऊपर आती है तो ये लोग उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन अचानक एक साथ कई जहाज़ों से डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने लगते हैं, जो दर्शाते हैं कि जर्मन्स ने एक साथ कई जहाज़ों पर हमला कर दिया है और कोई भी डिस्ट्रॉयर चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाता। फिर अगली सुबह पता चलता है कि पिछली रात जर्मन्स ने 5 जहाज़ों को डुबो दिया है, जबकि इन हमलों में 210 लोगों की जान चली गई है। क्रॉस इस घटना से बेहद दुखी होते हैं, जबकि एयर सपोर्ट मिलने में अभी भी 26 घंटे बाकी थे। लेकिन अब दिन की रोशनी में सबमरीन को देख पाना आसान हो जाएगा। तभी ईगल जहाज को रडार पर सिग्नल मिलता है, जिसके बाद ग्रेहाउंड के साथ मिलकर सबमरीन को घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन तभी टॉर्पीडो पानी को चीरते हुए ग्रेहाउंड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी पल में ग्रेहाउंड उनसे बच निकलता है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। इस बार जर्मन सबमरीन जहाज़ों पर सामने से हमला करती है और दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। तभी एक रॉकेट जहाज के डेक से आ टकराता है, जिसके कारण जहाज पर आग लग जाती है और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। लेकिन आखिर में ग्रेहाउंड इस यू बोट को डुबोने में कामयाब हो जाता है। फिर डेक पर लगी आग को जल्दी से बुझाया जाता है और पता चलता है कि इस हमले में 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद जहाज पर शहीद हुए सैनिकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है। क्रॉस उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ समंदर में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन तभी इन्हें सूचना मिलती है कि इनके साथी जहाज ईगल पर हमला हुआ है, जिसके बाद ये लोग वापस उनकी मदद के लिए जाने लगते हैं। हालांकि उस डिस्ट्रॉयर को बचाया नहीं जा पाता और डूब जाता है।
इधर एक बार फिर रात का अंधेरा सभी के लिए मुसीबत बनकर आ रहा था, जबकि हवाई मदद आने में अभी भी 14 घंटे बाकी होते हैं। तभी कैप्टन अपने एक साथी से बात करते हैं जो बताता है कि हमारे पास गोला बारूद लगभग खत्म होने वाला है और फ्यूल भी कम है, इसीलिए हमें तुरंत हवाई मदद चाहिए। अगर हम रेडियो पर केवल मदद शब्द कहेंगे तो शायद जर्मन से इतने छोटे मैसेज से चूक जाएंगे और हमारा संदेश हमारे साथियों तक भी पहुंच जाएगा। इनका ये तरीका काम कर जाता है और बेस से जल्द मदद पहुंचने का संदेश मिलता है। लेकिन क्रॉस खुद 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिना आराम किए डेक पर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन कैप्टन का दृढ़ निश्चय अड़िग रहता है। वे उन जूतों को पहनते हैं जो ईवी ने उन्हें गिफ्ट किए थे। अब अगली सुबह जब मदद पहुंचने में केवल 2 घंटे रह जाते हैं, तभी 2 यू बोट्स के होने का सिग्नल मिलता है जो तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रही होती हैं। तभी एक बार फिर जर्मन्स रेडियो के जरिए जहाज पर संपर्क करते हैं और ग्रे हाउंड को डुबोने की धमकी देते हैं। अब जैसे ही सबमरीन पर फायरिंग की जाती है तो दोनों तरफ से जहाज पर टॉर्पीडो दाग दी जाती है, जिनसे बचने के लिए ग्रे हाउंड को बेहद रिस्की टर्न लेना पड़ता है और दोनों टॉर्पीडो ग्रे हाउंड के बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं। तभी जहाज से हो रही गोलाबारी में पनडुब्बी डैमेज हो जाती है और उसे मजबूरन ऊपर आना पड़ता है, जिसके बाद सैनिकों द्वारा उस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है और एक तेज धमाके के साथ यू बोट के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन एक और दूसरी पनडुब्बी जहाज के आसपास ही मडरा रही थी और इससे पहले कि जर्मन्स जहाज को निशाना बनाते तभी हवाई मदद पहुंच जाती है और ऊपर से बम गिराकर इस आखिरी यू बोट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब एयर सपोर्ट मिलने के बाद खतरा टल चुका था और अलाइस कॉनवे सुरक्षित तरीके से ब्लैक पिट को पार कर लेती है। तभी डायमंड नाम का एक ब्रिटिश जहाज ग्रे हाउंड से संपर्क करता है और बताता है कि यहाँ से आगे काफिले को सुरक्षित ले जाने का काम हमारा है। तुमने 4 जर्मन यू बोट्स को डुबोकर बहुत बहादुरी दिखाई है। हालांकि इस सफर में इन्हें 7 जहाजों को खोना पड़ता है और 2 जहाज क्षतिग्रस्त हालत में होते हैं। लेकिन जब मिशन खत्म हो जाता है तो कॉनवे के जहाज ग्रे हाउंड को सल्यूट करते हैं। ये दृश्य देखकर क्रॉस के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बेशक उन्होंने अपने कई साथियों को खोया है, लेकिन जो लोग सुरक्षित थे वे सब मिलकर इस युद्ध की दशा बदलने के लिए काफी हैं। लेकिन क्रॉस का शरीर अब जवाब दे चुका होता है। वो अपने कमरे में जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद करते हैं। जिस आस्था और कृतज्ञता के साथ उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और अपने देश के लोगों को बचाया, यही भगवान की असली पूजा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। फिर मूवी के आखिर में बताया जाता है कि अटलांटिक युद्ध के दौरान 3,500 से अधिक जहाज डुबोए गए, जबकि 70,200 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान है। दोस्तों, क्रॉस का किरदार हमें सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की सुरक्षा को खुद से ऊपर रखता है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेलनी पड़ें। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि असली बहादुरी डर ना होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद डटे रहने में है। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।